साल था 1918 का और काल ने ऐसा मुंह खोला था कि चारों तरफ मातम पसरा था। काल इस बार शक्ल लेकर आया था एक फ्लू वायरस की, जिसका नाम दिया गया स्पेनिश फ्लू। कहते हैं कि साल 1918 से 1920 के बीच दुनिया भर में तकरीबन 1/3 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए थे और मौतों का तो आप सुनकर हैरान हो सकते हैं। मैं बात आज से 107 साल पुरानी कर रही हूं और उस दौरान इस संक्रमण से तकरीबन 2 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इस भयंकर फ्लू के बाद जो महामारी हुई, जो दूसरी बड़ी महामारी मानी जाती है, वो है नोवेल ह्यूमन कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19, जिसे 5th डॉक्यूमेंटेड पेंडेमिक कहा जाता है। कोविड-19 की पहली रिपोर्ट चीन के वुहान में आई और इसके बाद ये दुनिया भर में फैल गया। आईसीटीवी, जो कि वायरस के वर्गीकरण करने की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है, ने कोरोना वायरस को ऑफिशियली नाम दिया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 यानी कि SARS-CoV-2। माना जाता है कि SARS-CoV-2 पशुओं से इंसानों में आया। ये एक पशु कोरोना वायरस का स्पिल ओवर है। अब आप समझ रहे हैं स्पिल ओवर का मतलब क्या है, यानी कि एक ऐसा वायरस जो कि एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में फैलने की क्षमता बना चुका हो। मान लीजिए आपने किसी कटोरे में कहीं दूध रखा, उसमें एक झटका लगा और वो हल्का सा फैल गया। ठीक ऐसे ही स्पिल ओवर वायरस फैलते हैं। ये एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में फैलने की क्षमता बनाते हैं और वहां विकसित होने की ताकत भी पा लेते हैं। कोरोना वायरस भी कुछ ऐसा ही एक वायरस है। आज जानेंगे कोविड आया कहां से और कहां तक जाएगा। कोविड का कल, आज और कल। कोरोना वायरस बहुत से वायरसों की एक फैमिली है, जिसमें कुछ इंसानों में आम संक्रमण जैसे कि सर्दी जुकाम तो कुछ जानवरों में फैलते हैं जैसे कि ऊंट, चमगादड़ या बिल्ली। कोविड-19 की पहली रिपोर्ट चीन के वुहान में आई थी। उसके बाद ये दुनिया भर में फैल गया। माना गया कि SARS-CoV-2 ने पशुओं से इंसानों तक का सफर वुहान के एक ओपन एयर वेट मार्केट से तय किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेट मार्केट क्या है, तो आपको बता दें कि वुहान में जो ये वेट मार्केट जिसका जिक्र 2019 में बहुत ज़्यादा हुआ था, ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर सी फूड से लेकर तमाम तरह के मीट जो हैं वहां उपलब्ध होते हैं, एकदम फ्रेश। और एकदम फ्रेश का मतलब मैं आपको समझा दूं कि अगर कोई ग्राहक वहां पर मीट लेने आया है तो पिंजरे में जिंदा मौजूद जानवर को या तो ग्राहक को जिंदा ही दे दिया जाता है या फिर उसके कहने पर तुरंत काट कर उसे दिया जाता है। इसी तरह से संक्रमण फैलने के खतरे भी बढ़ जाते हैं। तो थ्योरी के अनुसार इसी अनोखे बाजार से कोविड-19 ने पैर पसारे थे और इतनी तेजी से तबाही मचाई थी कि 2019 के बाद से अब तक इससे तकरीबन 7.1 मिलियन मौतें हो चुकी हैं। आप समझ सकते हैं 7.1 मिलियन का मतलब। अगर मैं आपको बताऊं कि सिंगापुर जैसे एक देश की पूरी जनसंख्या इस आंकड़े से कम है, वहीं अगर आप बारबाडोस की बात करें तो उसकी आबादी का यह आंकड़ा 2 गुना है, यानी कि 2 ऐसे देश इस संख्या से बसाए जा सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड-19 ने किस पैमाने पर तबाही मचाई थी। लंबी जंग के बाद 22 जुलाई 2020 को कोविड का टीका इंट्रोड्यूस किया गया। अब तक दुनिया भर में 13.64 मिलियन लोग ये टीका ले चुके हैं। दूसरे वायरस की तरह कोविड ने भी म्यूटेट किया और इसके कई वेरिएंट अलग अलग समय पर सामने आए, लेकिन सभी कम संक्रामक और हल्के रहे। बीते कुछ हफ्तों से अखबार और न्यूज चैनलों पर सुर्खियों में कोविड-19 की खबरें चल रही हैं। इस वीडियो को 2 जून 2025 को शूट किए जाने से 28 दिन पहले तक तकरीबन 92,000 मामले दुनिया भर में सामने आ चुके थे, जिसमें सबसे ज्यादा थाईलैंड में 70,000 के आसपास थे। हर तरफ एक ही सवाल है, क्या कोविड लौट आया है? क्या कोविड बेहद खतरनाक होकर लौटा है? मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो क्या हमें सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि कोविड के लिए अपनाए जाने वाले नियमों को फिर से अपना लेना चाहिए?
क्या हमें कोविड से डरना चाहिए? किससे किस तरह के बचाव करने चाहिए? इसी तरह के सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर संदीप नायर। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर साहब, पिछले एक हफ्ते में भारत में कोविड के मामलों में 1200% से ज़्यादा बड़ा उछाल आया है। तो क्या वाकई ये कह सकते हैं कि कोविड जो है वो लौट आया है? देखिए, अगर मैं इसको दूसरी तरफ से कहूँ तो कोविड कभी गया ही नहीं था। इंडोलेंट फॉर्म में, लिटिल बिट फॉर्म में वो परसिस्ट कर रहा था हमारे आसपास। हम टेस्टिंग नहीं कर रहे थे, कुछ ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, ज़्यादा पेशेंट्स आ नहीं रहे थे, तो प्रॉब्ली इंडोलेंट फॉर्म में वो कहीं ना कहीं म्यूट, जिसको डोमेंट फॉर्म कहते हैं, उसमें बैठा हुआ था कहीं ना कहीं। अब वो थोड़ा सा मौसम बदला, थोड़ा सा उसको मौसम अच्छा लगा, थोड़ा सा ये चेंज ऑफ वेदर और हुआ तो मल्टीप्लाई करके उसने फिर से करा। वायरस की एक क्षमता होती है कि म्यूटेट करते रहते हैं, जो आसपास एटमॉस्फेयर के कारण वो उनको ज़िंदा रहना है तो वो अपने को अडेप्ट करने के लिए म्यूटेट करना शुरू करते हैं। सो प्रॉब्ली दिस है म्यूटेटेड अगेन, और थोड़ा सा चेंज करके और जैसे ही उनको अनुकूल वातावरण आया उसने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया और इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। सो प्रॉब्ली बीच बीच में हम करते थे, एक आध टेस्ट आ जाता था, पॉजिटिव आ जाता था, लेकिन कभी सीवियर फॉर्म नहीं होता था, कुछ ज़्यादा किया नहीं जाता था, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता था। तो आपने कहा कि सीवियर फॉर्म में नहीं होता था, तो क्या ये माने कि अब जो केसेस आ रहे हैं वो सीवियर फॉर्म में आ रहे हैं? अभी भी जो केसेस आ रहे हैं 90% पेशेंट्स बिल्कुल फिट है, सिंपल है, सिर्फ खांसी जुकाम आ गया या हल्का बुखार आ गया। लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर है या हार्ट डिजीज़ है या किडनी डिजीज़ है, उनमें अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उनमें वो सीवियर फॉर्म आ रहा है। और उनमें जब हम टेस्ट करते हैं, वो पेशेंट कोविड के लिए नहीं एडमिट हुआ था, प्रॉब्ली वो किसी और कारण से एडमिट हुआ था और हमने टेस्ट किया पॉजिटिव आया, तो उनमें थोड़ी सावधानी एक्स्ट्रा बरतनी पड़ती है। जी, आपने कहा कि 90% केसेस में जो है ये सीवियर नहीं है, मॉडरेट ही है, तो फिर जो डेथ की खबरें आ रही हैं वो उन पे ज़रा बताइए। वो डरा रही हैं लोगों को कि ठीक है केसेस तो इतने आ गए, लेकिन उसके बाद कॉमा लग के जो डेथ का नंबर होता है वो थोड़ा डरावना होता है। बिल्कुल, बात आपकी ठीक है, लेकिन अभी मैं ये कहूँगा पैनिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ डेथ्स देख रहे हैं, हम कितने रिकवर हो रहे हैं उनको नहीं देख रहे हैं। हमारे पेशेंट जब सारे रिकवर हो रहे हैं और उसमें से कुछ डेथ हो रही है, तो ये पता करना ज़रूरी है कि वो डेथ क्यों हुई। क्या वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट थे? वो नहीं थे, क्योंकि अभी जैसे अभी पीछे डेथ हुई है वो पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन था। महाराष्ट्र में जो डेथ हुई है वो कैंसर का पीड़ित पेशेंट था। सो अगर कुछ इम्यूनिटी कम थी और उनको इन्फेक्शन हुआ है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सीवियर होने के चांसेस ज़्यादा है। हम रोज़ सुबह शाम पेशेंट देख रहे हैं और सब के सब फॉर्चुनेटली ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, सीवियर होने का क्या मतलब है? मतलब कोविड अगर आपको हुआ है, आपने कहा कि इम्यूनिटी लो है या कोई दूसरी बीमारी है जिसकी वजह से, तो आप जिन केसेस में कोविड सीवियर हो रहा है तो किस तरह के सिम्टम आ रहे हैं या बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं? देखो, हल्का जुकाम, खांसी और बुखार को हम माइल्ड सिम्टम्स कहते हैं। जब ये बढ़ जाता है, तेज फीवर आता है और जब ऑक्सीजन फॉल करता है, अगर पिछली बार भी हम देखेंगे तो कोविड का हम ऑक्सीजन सेचुरेशन हमने 93% का एक कट ऑफ रखा था कि 93% से कम हो, क्योंकि 90% से ऊपर हम कंपैरेटिवली स्टेबल पेशेंट होते हैं, लेकिन कोविड में हमने 93 रखा था कि 93 से कम हो तो वो पेशेंट सीवियर होने वाला है या सीवियर हो रहा है। और अगर याद हो आपको तो घर घर में पल्स ऑक्सीमीटर का दे दिया गया था और इवन गवर्नमेंट भी देती थी, क्योंकि ऑक्सीजन वॉज वन ऑफ द क्राइटेरिया कि पेशेंट को सिक हो रहा है। सो वो जो पेशेंट जिनको खांसी आ रही है, सांस फूल रहा है, सिम्टोमेटिक है और उसको ऑक्सीजन भी उसका फॉल किया है और अगर हम उसका ब्लड प्रेशर या वो लेते हैं तो वो भी कम है, तो ये पेशेंट सीवियर कैटेगरी में आते हैं जब हम इनको हॉस्पिटलाइज करने के बारे में सोचते हैं। तो क्या ये माना जाए कि अभी भी कोविड जो है वो लंग्स को ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है क्योंकि हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, या वो दूसरे ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट कर सकता है? देखिए, कोविड प्रीडोमिनेंटली लंग के प्रॉब्लम करता था, लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी कि लंग के बाहर भी उसने किया था। अगर आपको याद हो तो लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट आता था जो पेशेंट्स में आता था, या फिर जो GIT सिम्टम्स आते थे, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी को डायरिया हो रहा है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत करता था, लोग कंफ्यूज आते थे, स्ट्रोक होता था, हार्ट की प्रॉब्लम्स आती थी, ये सब काफ़ी होता था। इस टाइम अभी तक हमने ये पेशेंट इतने नहीं देखे हैं, सिर्फ अभी तो बेसिकली जो फ्लू की तरह ही सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे खांसी, जुकाम, गले में दर्द, थोड़ी सांस की हल्की सी दिक्कत, और ये इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं पेशेंट्स में। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट इम्यूनो कॉम्पिटेंट, जो इम्यूनिटी जिनकी ठीक है। हाँ, जिनकी इम्यूनिटी कम है
उनमें हमने हाइपोक्सिया यानी कि लो ऑक्सीजन देखा है। तो इन्हीं लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, इन्हीं को लोगों को ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, इवन हॉस्पिटलाइज की भी ज़रूरत है और ज़्यादा केयरफुल मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत है। तो मॉनिटरिंग में क्या कुछ ऐसा माना जाए कि अगर ये सिम्टम आपको आ रहे हैं तो आप कोविड का टेस्ट करा लें? अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है और कफ आ रहा है तो अच्छा है, टेस्ट तो करा ही लें, कोई हार्म नहीं होता है कि अगर करा के देख लिया जाए। और अगर कोविड पॉजिटिव आए तो डेफिनेटली कंसल्ट योर फिजिशियन, से पूछे क्या करना है, क्योंकि ये ऐसे सिम्टम फ्लू के भी हैं, जो नॉन कोविड सिम्टम भी ऐसे ही हैं। तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि फिर ट्रीटमेंट में फ़र्क भी आ जाता है। और हमारे को आइसोलेशन का जो क्राइटेरिया है वो तो दोनों में रहता है। अगर मेरे को फ्लू होगा तब भी मैं आइसोलेट करूँगा, कोविड होगा तो भी आइसोलेट करूँगा, मैं नहीं चाहूँगा किसी और को मैं स्प्रेड करूँ। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। कई बार ऐसे केसेस भी हैं 90% जिनमें कि आप खुद ही ठीक हो सकते हैं। तो इस वजह से भी लोग टेस्ट कराते ही नहीं हैं कि टेस्ट कराएंगे तो बेकार में कोविड आ जाएगा, घर पे ही ठीक होते हैं। तो कैसी केयर आप करें और टेस्ट कराना क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने ठीक की। अगर पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स हैं तो वो टेस्ट कई बार नहीं भी कराते कि यार फ्लू हो या कोविड हो, हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना है, हम घर में ही रह लेंगे। और दैट्स फेयर इनफ, को ठीक भी है कि अगर कोई हमें कहे जी हमें थोड़े हल्के से सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम 2-3 दिन वॉच कर लेते हैं, अगर नहीं ठीक हुआ तो हम करा लेंगे। अब बात आई कि क्यों कराना ज़रूरी है, क्योंकि घर में कई बार आपके घर में एल्डरली होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कोई ना कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है, तो कहीं उनको पास ना कर दें हम। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि कहीं हम उनको इन्फेक्ट ना कर दें, कि उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो बेटर है हम डायग्नोज अपना इन्वेस्टिगेट करा लें। अगर मेरे को है कोविड सपोज कीजिए तो मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूँगा ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो। जब आइसोलेशन पीरियड ख़त्म होगा तो मैं आ जाऊँगा, सो दैट उनको इन्फेक्शन से मैं बचा सकूँ। क्योंकि कोविड का थोड़ा आइसोलेशन का हमको ज़रा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये टेस्ट जो घर पे किट आती है वो सफिशिएंट रहती है या आपको जाके लैब में टेस्ट कराना चाहिए? सो देखिए, कोविड का जो अभी तक सबसे अच्छा टेस्ट कोविड RT-PCR ही माना जाता था, लेकिन अब रैपिड टेस्ट आ जाते हैं जो घर में ही लोग कर लेते हैं। वो उसमें फॉल्स पॉजिटिव फॉल का भी चांसेस रहते हैं, तो वी ऑलवेज टेल देम कि अगर पेशेंट का पॉजिटिव आया है तो प्लीज़ कंफर्म कर लीजिए बाय द रैपिड RT-PCR टेस्ट। रैपिड के बाद RT-PCR टेस्ट करा के कंफर्म कर लीजिए। उसका लेवल का भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जितना उसका लेवल हाई इन्फेक्शस होगा उसका ज़्यादा चांसेस है कि वो पेशेंट ज़्यादा देर इन्फेक्शस रहे या ज़्यादा देर तक उसको आइसोलेट करना। उसमें साइकिल्स होती है जिसमें आपको लेवल पता चल जाता है। रैपिड में सिर्फ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव करना चाहेगा, तो RT-PCR हमेशा हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑल पॉजिटिव कि आप प्लीज़ करा लीजिए, रिकन्फर्म करने के लिए आपको कोविड ही है, क्योंकि कई बार फॉल्स पॉजिटिव भी आते हैं। और वो लेवल से आप समझ सकते हैं कि सीवियर तो नहीं है। सीवियर तो नहीं है, और कितनी देर तक हमको कई बार ये भी रहता है कि आइसोलेट करना ज़्यादा देर हमें रह सकता है, क्योंकि अगर बहुत लो लेवल है तो उसका मतलब काफ़ी टाइम लगेगा मेरे को वापस आने में। अच्छा, कितना टाइम लग सकता है किसी को कोविड से रिकवर होने में? देखो, अगेन अगर वो पीरियड, अगेन मैं पुरानी बात इसलिए बार कर रहा हूँ क्योंकि वो बुरा ही एक हमारी ऐसी चीज़ थी जो बैक ऑफ द माइंड रहता है। हम शुरू हुए थे 21 डेज़ के आइसोलेशन से, केम डाउन टू 17 डेज ऑफ आइसोलेशन, केम डाउन टू 10 डेज आइसोलेशन। फिर हमने देखा कि इवन 5 डेज आइसोलेशन इज़ गुड इनफ। अभी हम यही कहते हैं, वही हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं जो 22 के आसपास हमने जो गाइडलाइंस पे रखा था कि 5 डेज़ का आइसोलेशन फॉर माइल्ड सिम्टम इज़ गुड इनफ, एंड अनदर 5 डेज यू वियर अ मास्क। अगर मास्क और 5 दिन एक्स्ट्रा डाल लें तो अच्छा रहेगा। लेकिन किसी को सीवियर सिम्टम है तो हम कहते हैं कम से कम 10 दिन आप आइसोलेट कर लो। वो 15 दिन 20 दिन महीने या फिर आपको कोविड जब तक नेगेटिव नहीं आएगा, ये वाली अब बात इतनी नहीं है। इतना काफ़ी है जी। ये भी हुआ था, अभी मैंने कुछ सवाल लिए लोगों से यहाँ पे, तो जो पुराने कोविड के पेशेंट रहे उनका कहना है कि जब कोविड होने से पहले हमारा कोल्ड एंड कफ जो है मैक्सिमम 5 डेज में हील हो जाता था। कोविड होने के बाद हम ठीक हो गए हैं, हमने रिकवर कर लिया, लेकिन फिर भी हमारा कोल्ड कफ जो है वो 30 दिन चलता है। क्या वाकई ऐसा है या कुछ ये साइकोलॉजिकली? बिल्कुल है जी, लॉन्ग कोविड जिसको हम कहते हैं, इसको लॉन्ग कोविड है। इसके कोविड के बाद भी सिम्टम्स कई लोगों कर रहे हैं, आप महीने क्या कईयों को साल तक सिम्टम्स रह रहे हैं। और ये ज़्यादा उनमें देखा गया था जिनको सीवियर फॉर्म ऑफ कोविड गया हुआ था, जिनके लंग ज़्यादा डिफेक्टेड थे। CT स्कैन 25 आउट ऑफ 25 स्कोर, यानी कि कितने 25 का स्कोर मानते थे कि जितने ज़्यादा पैरामीटर्स आपके ज़्यादा CT में इन्वॉल्व है उतना ज़्यादा बुरा है। सबसे वर्स्ट 25 था, पहले 40 था लेवल, फिर उसके बाद 25 के लेवल पे आया।
सो वो उन लोगों को ज़्यादा देर तक पोस्ट कोविड रहा है, लॉन्ग कोविड रहा है, लोग कोविड सीक्वली का है। कई लोगों के रिकवर हो गए, कईयों के नहीं हुए, कुछ लंग के डैमेजेस हुए थे जो रिकवर हुए, कई लोगों के नहीं हुए। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी किया है, बट डेफिनेटली जो पेशेंट जी कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं, इट हैड हैपेंड, वो हुआ है। लॉन्ग कोविड के पेशेंट्स डेफिनेटली आए। तो काफ़ी लंबे समय से हो गए, तो काफ़ी साल हो गए। अभी परसों की एक रिसर्च है, एक स्टडी जिसमें आया कि भारत में 14% बच्चे, 14 to 15% बच्चे ऐसे हैं जो लॉन्ग कोविड से जूझ रहे हैं। एब्सोल्युटली, एंड हम भी अभी तक देखते हैं। 3 साल पहले कोविड हुआ था कि 1920 में सबसे ज़्यादा आया था, वो अभी तक पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो अभी तक चलती जा रही है। कि सडनली है बिकम एस्थमेटिक, में कोई एस्थमा का टाइप सिम्टम्स आ गए हैं, कोई को हार्ट की प्रॉब्लम चली तो अभी तक चल रही है। सबको नहीं, बट कुछ परसेंटेज में है। जी डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा अजीब सवाल हो सकता है क्योंकि कोविड जो है वो वायरस है और इन्फ्लुएंजा की तरह फैल रहा है, पर फिर भी मैं समझना चाहती हूँ कि क्या इसमें भी कुछ स्टेजेस हैं कि कोविड अगर आपको हुआ है और आपने ध्यान नहीं दिया है तो ये फर्स्ट स्टेज होगी, सेकंड स्टेज में ऐसा होगा, थर्ड स्टेज कुछ है कोविड में ऐसा? जी ऐसा नहीं है, कोविड के स्टेजेस की कोई बात है। कोविड का इन्फेक्शन एक ही बार होता है, लेकिन डिफरेंट वेव्स आई थी। अगर आपको याद हो, सबसे पहली वेव आई तो उसको बाद में उसका नाम अल्फा दे दिया गया। उसके बाद डेल्टा वेव आई, दैट वाज वेरी बैड। उसी में सबसे ज़्यादा आपको ऑक्सीजन की भी कमी हो गई थी। ऐसा नहीं कि इंडिया में, वर्ल्ड वाज आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड, इट हैपेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि चाहे वो यूरोपियन कंट्री थी तो यूएस था, वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। और यहाँ भी अगर आपको याद हो तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तक कम हो गया था, और लोग किसी तरह से यस उसमें ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज़ करना शुरू कर दिया। जो सिलेंडर मिल रहा था उससे फंगल इन्फेक्शन और ब्लैक फंगस और ये सब भी हुआ था। सो ये सब चीज़ें, ऑक्सीजन की कमी हुई थी। डेल्टा वेव वॉज वेरी बैड। फिर बाद में एक थर्ड जो वेव आई वो ओमिक्रॉन वायरस की वेव आई, उस स्ट्रेन का जो स्प्रेड ज़्यादा हुआ, लेकिन खतरनाक कम हुआ था। और उसी का ये लेटेस्ट वेरिएंट भी JN.1 भी उसी का ही एक ऑफशूट है, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही है। जी, आपने कहा कि लॉन्ग कोविड जो है बहुत से लोगों में दिख रहा है, तो किसी में जैसे एक सिम्टम तो मुझे यहाँ पे पता चला कि कोल्ड कफ लंबे समय तक रखता है, और क्या क्या सिम्टम है कि कोई ये समझ पाए कि वो लॉन्ग कोविड के उसमें है? देखो, माइल्जिया यानी कि मसल वीक स्मूथ बहुत लंबी गई, लोगों को लेथार्जी और ये सर में दर्द और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन और ये सब भी काफ़ी देर रही। काफ़ी लोगों को हार्ट की भी प्रॉब्लम रही कि हार्ट इरेगुलर हो रहा था या हार्ट रेट का, तो वो भी काफ़ी देर तक टेकीकार्डिया यानी हार्ट रेट बढ़ रहा है, या किसी का ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट कम हो रहा है, वो भी काफ़ी देर तक गई। सांस की तकलीफ भी काफ़ी देर तक लोगों को चली है। तो ये कुछ ना कुछ सिम्टम लोगों में काफ़ी प्रोलॉन्ग किए हैं। जी, तो क्या जिन लोगों में लॉन्ग कोविड है वो अभी अगर कोविड की वेव आ रही है तो इन्फेक्शन लेने के रिस्क में ज़्यादा है? देखो, कोई भी सिम्टम अगर है, कोई भी अगर आपको अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, चाहे वो लॉन्ग कोविड के कारण है या वैसी हार्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार क्या हुआ कि कोविड ने अनमास्क भी कर दी कई प्रॉब्लम जो थी पहले की, लेकिन अब डायग्नोज हुई। क्योंकि पहले किसी ने कराया ही नहीं था, टेस्ट ही नहीं कराया, अब कराया तो चल रहा है, तो कई बार अनमास्किंग भी की है। तो उन लोगों को डेफिनेटली अपने आप को ध्यान रखना है, जिनको कोई भी अंडरलाइंग कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो उनको डेफिनेटली ध्यान ज़्यादा रखना है। कोविड में सांस लेने की भी दिक्कत हुई थी, कुछ लोग वो शिकायत अभी भी कर रहे हैं, तो ये कैसे आप समझें कि आपके जो लंग्स हैं वो पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं या नहीं, या इसके लिए आपको कोई CT स्कैन या एक्सरे कुछ ऐसा कराना होगा? सो हम उन दिनों में हमने CT स्कैन किया था, जैसे मैंने कहा उसमें 25 का नंबर देते थे, 25 वाज बैड एंड 0 वाज गुड, तो वो तब करे थे। उसके बाद अगर किसी को सिम्टम है तो हम रिपीट कर सकते हैं। देखो, लंग्स के लिए हमारे को दो चीज़ें होती हैं, एक होती है स्ट्रक्चर, एक होती है फंक्शन। स्ट्रक्चर के लिए CT स्कैन बता देता है हमारा कैसा लंग्स है, कोई पैच तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फंक्शन के लिए हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, जो फूक मार के स्पायरोमेट्री कहते हैं। उससे पता चलता है हमारे लंग फंक्शन भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। स्ट्रक्चर तो ठीक दिख रहा है लेकिन फंक्शन काम नहीं कर रहे। तो ये दो टेस्ट हम कर सकते हैं, कोई भी सिम्टोमेटिक पेशेंट आता है जो कहता है, एंड दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीट करके हम देख सकते हैं। CT स्कैन हम नहीं एडवोकेट करते कि रिपीट किया जाए, क्योंकि अननेसेसरली क्यों रेज देंगे। स्पायरोमेट्री इज एब्सोल्युटली नो कॉन्ट्राइंडिकेशन, वो तो हम कर सकते हैं जब भी हम करना चाहें। आपने शुरुआत में ट्रीटमेंट की बात की थी, तो शुरुआत में जब कोविड आया हमारे पास कोई दवाई नहीं थी उसकी, तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे थे। क्या अब हमारे पास कुछ नए ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं इसके लिए? सो ये भी एक स्टोरी कोविड की भी देखा जाए तो ट्रीटमेंट में बहुत कुछ चेंजेस आए। हमें एक टाइम पे क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन की बातें चली थी, जो प्रोफ्लेक्सिस भी देते थे। फिर आइवरमेक्टिन एक वर्म की दवाई होती है, उसको देना शुरू किया।
मलेरिया वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उसकी बात कर रहे हैं, वो चल रही थी, वो काफ़ी लोगों ने दी और डॉक्टर्स को भी दी कि प्रोफिलैक्टिक भी कैसे बच सकते हैं कोविड की। फिर पीरियड ऑफ टाइम देखा नहीं ये तो काम नहीं कर रही है, कुछ और एंटीवायरस दवाई दी गई, चाहे HIV की कोई दवाई दी गई कि इसको कवर कर लेंगे। लॉन्ग में देखते 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 हम काफ़ी कुछ सीख गए, कुछ टाइम पे तो कुछ पता नहीं था हम किस चीज़ से हम डील कर रहे हैं। देन मैनी न्यू मेडिसिन, प्लाज्मा भी दिया गया जो सिक पेशेंट्स होते थे, वो भी फिर बाद में देखा कि इतना ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं है तो उसको भी हटा दिया गया। इसी तरह से कुछ एंटीवायरल मेडिकेशन आई हैं जो अभी भी आ रही है। एक मोनुलुपिराविर करके एंटीवायरल होती है, 200 मिलीग्राम का कैप्सूल आता है, आपको 4 सुबह 4 शाम 5 दिन के लिए लेना होता है। अब एक सबसे नई जो अभी लेटेस्ट दवाई जो बाहर US में काफ़ी दी जा रही है वो पैक्सलोविड है। अगेन जैसे ट्रेड नेम, बट उसमें 2 एंटीवायरस मेडिकेशन होती हैं। उसमें निमेल्टावीर और रिटोनावीर के कॉम्बिनेशन, रिटोनावीर वही HIV की है। ये 3 गोली सुबह और 3 गोली शाम को दी जाती है, क्योंकि एक एंटीवायरस की 150 मिलीग्राम, 300 टोटल हो गई, और 100 मिलीग्राम। तो ये सुबह शाम 5 दिन के लिए दी जाती है। ये बाहर काफ़ी दी जा रही है US में। ये इंडिया में है, अब इंडिया में भी अवेलेबल हो गई है और इंडिया में एक इंडियनाइज कंपनी भी बना रही है। सो दैट इज़ ऑल्सो नाउ अवेलेबल इन इंडिया। तो वी मे नॉट हैव पैक्सलोविड, पैक्सलोविड मिलती है, बट उसका कोई हमारे जेनरिक नेम भी आ रहे हैं, 2-3 कंपनीज ने शुरू किया है, वो भी अवेलेबल हो गया है। वो एंटीवायरल मेडिकेशन है, पर ये मेडिकेशन आपको देनी चाहिए जब ज़्यादा सीवियर सिम्टम नहीं है। तो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम है, ये प्रिवेंट करेगा आपको सीवियर सिम्टम होने के लिए। तो 12 साल से ऊपर बच्चे को दे सकते हैं, 12 साल में कम नहीं देना, प्रेगनेंसी में नहीं देना, पर ये दवाइयाँ भी हम दे सकते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस और हॉस्पिटलाइज है तो फिर उनके लिए तो रेमडेसिविर जो शुरू तभी काफ़ी चली थी, शॉर्टेज भी होगी तो उसकी उन दिनों में वो दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो थ्रू आउट देना ही है। एंड कई बार हम IL-6 एक लेवल होता है जो बढ़ जाता है, तो टोसिलिजुमाब करके आती है एंटी IL-6, वो भी हम कई बार देते हैं, लेकिन ये वो ज़्यादा सीवियर फॉर्म्स के लिए होती है। ओरल मेडिकेशन माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म में वही पैक्सलोविड जो बात की है, मोनुलुपिराविर वाली ही दवाई दी जाती है, प्लस सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंटी एलर्जी दे सांस की दे। जो मुझे समझ आया, क्योंकि आपने बहुत सारी दवाइयों के नाम लिए जो मुझे काफ़ी हद तक तो समझ नहीं आए, पर कुल मिलाकर जो मुझे एक चीज़ समझ आई वो ये कि कोई भी दवाई जो है, जैसे कि मुझे बुखार हुआ तो मैंने PCM खाई है ना, कोल्ड हुआ तो कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन खाई, कोई भी दवाई इनमें से ऐसी नहीं है जो कि कोविड के लिए है, कोई HIV के लिए है, कोई मलेरिया के लिए थी या किसी। तो क्या अभी तक हम कोविड को समझ ही नहीं पाए हैं, ऐसा है इसीलिए हम हिट एंड ट्राई कर रहे हैं? कि नहीं, ऐसा है कि कोविड बाद में आया, बाकी बीमारियां पहले आई, तो हमने देखा कि वो वाली जो दवाई है इसमें भी काम कर सकती है। जैसे HIV पहले आया, अगर उसकी दवाई भी इसमें जो सी काम करती तो हम इसमें दे सकते हैं। अब उसमें कॉम्बिनेशन है रिटोनावीर और निमेल्टावीर का। निमेल्टावीर इज एंटी कोविड वाली, वो भी रिसर्च हुई है, अब इनकी कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। तो इस तरह से हम एंटीवायरल इधर उधर से लेके करके के, क्योंकि ये बीमारी जो है 19 में आई है, उससे पहले थी ही नहीं 2019 में। तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाते बनाते सीखते सीखते फिर कुछ दवाइयाँ नहीं भी काम आई, जैसे अब उन पता है क्लोरोक्विन नहीं काम आएगी, आइवरमेक्टिन नहीं काम आएगी, तो वो नहीं दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी गो। बट अगेन मैं फिर कहूँगा सबको, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज दी बेस्ट। माइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने फिजिशियन से कॉन्टैक्ट करो, दे विल टेल यू वेदर यू नीड इट और नॉट। और खबरों से ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस की जरूरत है। प्रिकॉशंस की ज़रूरत है जी। आप थोड़ा सा वायरस को समझा सकते हैं कि मतलब आ तो गया ये हमारे बीच और सालों से है, रूप बदल के आ रहा है, कभी कोविड के नाम से डर आता है, कभी स्पेनिश फ्लू के उसमें आ गया, कभी नॉर्मल इन्फ्लुएंजा, वो भी वायरस है। तो थोड़ा सा वायरस को समझा सकते हैं कि हमारे बीच ये कब से हैं, कैसे हैं? देखिए, मैं इसको फिर उल्टा लूँगा, हमारे बीच में नहीं, हम इनके बीच में हैं, क्योंकि ये हमसे पहले आए। सो मैं एक रीफ्रेम करूँ, क्योंकि वायरस हमसे बहुत पहले है, हम ह्यूमन बीइंग बहुत बाद में आए। सो वायरसेस हैव बीन देयर फॉर एजेस टुगेदर। तो जब हम आए हैं तो वायरस को लगा ये कौन आ गया, एंड दे स्टार्टेड इन्फेक्टिंग अस। हमें लगा वायरस क्यों आ गया, हमने स्टार्टेड किलिंग देम। तो वायरस अगेन, बिकॉज दे आर स्मार्टर, दे वर बिफोर अस, दे स्टार्टेड म्यूटेटिंग कि यार अगर तुम मेरे को इस बात में मारे तो मैं उस तरफ से आके आता हूँ, मैं आऊँगा तो सही। तो वो दे स्टार्टेड म्यूटेटिंग देन। जब वो म्यूटेट करना शुरू हो गए, हमने फिर उनके लिए मेडिकेशन दिया। सो इट्स अ फाइट बिटवीन अस एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया। तो हमारी लड़ाई चल रही है उनके साथ। वो अलग अलग रूप बदलता रहता है, क्योंकि उसको एडवर्सिटी या जो नहीं, उसको एटमॉस्फेयर में जिंदा रहना है। तो अगर हम उसको एटमॉस्फेयर उसके अनुकूल नहीं करेंगे तो वो बदल देगा और वो हमें फिर इन्फेक्ट करेगा। मीनवाइल हम फिर से एंटीवायरल देंगे।
मेरा ये सबसे एक मानना है कि हमारी उनके बीच में लड़ाई चलती रहेगी, इसलिए हमें अननेसेसरी मेडिसिन नहीं देनी। जैसे हम एंटीबायोटिक दे के बैक्टीरिया को म्यूटेट कराने के मजबूर करते हैं, बैक्टीरिया है कि नहीं, हम फालतू में क्यों दें। इसी तरह अच्छा, अगर हम उन्हें एंटीबायोटिक देते हैं तो बैक्टीरिया के म्यूटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं? नो, अगर बैक्टीरिया नहीं है और मैं एंटीबायोटिक खाई जा रहा हूँ, फिर बैक्टीरिया आएगा तो एंटीबायोटिक उसको असर नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी तब आया जब मैंने बिना बात पे एंटीबायोटिक खाया। इसलिए ओवर यूज भी नहीं करनी है हमको मेडिकेशन की। इसी तरह वायरस आता है, हमें वो मेडिसिन वायरस को काम कर रही है कि नहीं कर रही है, अननेसेसरी हम उसको ना लें, क्योंकि वो कहीं और हमारे को साइड इफेक्ट या किसी और तरह से ना हो। सो वायरस विल कीप ऑन म्यूटेटिंग, दे विल कीप ऑन म्यूटेटिंग। वी हैड डेल्टा वेव, जैसे भी हमने बात किया डेल्टा वेव, देन वी हैड ओमिक्रॉन वेव। ओमिक्रॉन इफ यू रिमेंबर 23 में, अब जैसे ओमिक्रॉन का एग्जाम्पल है, ये लक्समबर्ग में सबसे पहले आया था। नाउ इसके अंदर एक स्पाइक प्रोटीन होता है, तो स्पाइक प्रोटीन इसीलिए ओमिक्रॉन उसको नाम दिया गया था, क्योंकि क्राउन जैसा कोरोना वायरस, कोरोना वायरस नाम इसलिए दिया गया था कि क्राउन की तरह, तो कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस का जो हमारा जो अल्फा डेल्टा और फिर ये फाइनल ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन वायरस वाज फर्स्ट फाउंड इन लक्समबर्ग 23 में। इसकी जो स्पाइक्स होते हैं उसमें एक प्रोटीन होता है, ये उसमें म्यूटेशन हो गया। अब उसके म्यूटेशन के बाद वो ह्यूमन बीइंग के ज़्यादा एफिनिटी हो जाती है, यानी कि ह्यूमन बीइंग में ज़्यादा वो चिपक सकता है, उसकी इफेक्टिविटी कम है लेकिन वो इन्फेक्शन ज़्यादा कर सकता है, तो ज़्यादा लोगों में फैलाएगा लेकिन ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं करेगा चाहे। तो वो JN1 और पिरोला वायरस और BA2 से ये सब वहीं से इकट्ठे से लिया गया था। अभी जो नए यहाँ पे जो वायरस आ रहे हैं उसी का ही ऑफशूट है, उसी का थोड़ा और चेंज हो गया, NB181 और इस तरह का ना, मतलब डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं। सो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज माय व्यूअर्स टू बाय नेमिंग ऑल दोस थिंग्स, बट ये ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है जिसका अब चलता जा रहा है। तो वायरस विल कीप ऑन म्यूटेटिंग एंड वी विल कीप ऑन टैकलिंग विद देम। दिस फाइट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, हु नोज टिल व्हाट। तो कभी हम वायरस को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता वायरस खत्म हो सकता है, क्योंकि वायरस के घर में हम रह रहे हैं, वायरस पहले से, वो एक नहीं तो दूसरे रूप से आएगा ही आएगा। क्योंकि ये कुछ अच्छे वायरसेस भी होते हैं, कुछ बुरे वायरसेस भी, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं, सो दे आर ऑल फ्रेंडली ऑल्सो। बट अब कौन फ्रेंड है कौन फू है नहीं पता चलेगा, बट हमें डेफिनेटली इसको जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होगा तो हमको टैकल करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तो एक खबर ये भी फैली थी, फेक न्यूज़ थी या जैसे भी, कि इसे वुहान के किसी लैब में बनाया गया, ये मैन मेड वायरस है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम वायरस बना भी सकें? हम वायरसेस को बनाने से तो नहीं, लेकिन म्यूटेट कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। इनफैक्ट हम करते भी हैं, ताकि कोई वैक्सीन बनाती हैं या कोई हमने कुछ और हमने मेडिसिन बनाना है तो हम बैक्टीरिया वायरसेस को ही कुछ ना कुछ करके ही बनाते हैं अपने लिए। लेकिन ये जो खबर थी वुहान वाली, इसमें अभी तक सस्पेंस ही आया कैसे, क्योंकि दिसंबर में वहाँ पे पहली डेथ हुई, एक डॉक्टर अनफॉर्चुनेटली ऑल्सो पास्ट अवे जो पता कर रहा था। एंड जनवरी में जो उन्होंने 2020 में उन्होंने अनाउंस किया जी कि वायरस आ गया है, और फिर फैलता मार्च में इंडिया में भी आ गया था। तो ये डेफिनेटली इट वाज समथिंग देयर, एंड बिकॉज वहाँ पे जो मार्केट है, जो वहाँ में एक लेबॉर्ट्री है जहाँ पे ये सारे टेस्ट करते हैं, और वहीं पे ये मार्केट है। एंड द चाइनीज़ पीपल ईट एनीथिंग, वो कुछ भी खाते हैं। अब वो जब वो जो चीज़ जो हमको नहीं हम खा रहे और हम वो खाना शुरू कर रहे, ये जूनोटिक डिजीज़ थी, इट केम फ्रॉम, कुछ कह रहे चमगादड़ से आया, कुछ कह रहे कुछ पेंगोलियन करके एक वहाँ पे एक एनिमल होता है उनके थ्रू आया, कुछ ना कुछ जूनोटिक थी जो उनमें होनी चाहिए थी, क्योंकि हम उनको खा रहे तो हमारे में आ गई। तो ये द चाइनीज ईट एनीथिंग दे सी मूविंग एंड दे स्टार्ट ईटिंग इट। तो उसके लिए ये है कि वो इन्फेक्शन उसलिए उनमें ज़्यादा आता है। वहाँ पे नए नए कई वायरसेस आए हैं। अब वो वहाँ पे शुरू हुआ, कोई आइसोलेशन तो थी नहीं, तो वहाँ से वुहान से बाकी चाइना में, चाइना से बाकी, और एंड देन इस ऑल हिस्ट्री के कैसे कैसे सब जगह फैला गया। सो डेफिनेटली ये कुछ एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में यही बात हो रही है कि क्या पता कुछ ऐसे ही बात हो रही हो। नो वन नोज इट, नथिंग इज आउट, बट डेफिनेटली देयर वाज समथिंग सस्पिशियस विच हाउ इट केम टू अस। जी अच्छा, आप कह रहे हैं कि वायरस लगातार म्यूटेट करता है, हम उसके अगेंस्ट कोई मेडिसिन या एंटीबॉडी बनाते हैं किसी दवाई के थ्रू, और वो खुद को म्यूटेट करके दूसरे रास्ते से आकर हम पे वार करता है। तो जब उसने खुद को म्यूटेट किया तो वो ज़्यादा स्ट्रांग हुआ या वो वीक हुआ? देखो कई बार क्योंकि वो तो हमें दूसरे तरीके से आ रहा है ना कि अच्छा ठीक है ऐसे नहीं तो ऐसे हराया जाए। यस, और कई बार हम उस वायरस को ख़त्म भी कर देते हैं। स्मॉल पॉक्स वायरस को हमने ख़त्म कर दिया,
पोलियो वायरस को भी हमने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया, मतलब अभी भी क्योंकि एक्सप्लोडिक केस कोई 10-5 साल पहले हुआ तो हुआ, लेकिन वो भी दोनों ख़त्म हो गया। स्मॉल पॉक्स अगर याद हो तो 14 हैवॉक, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था वायरस, उसको ख़त्म कर दिया। सो ये वायरसेस को हम कोशिश करते हैं ख़त्म करने की, लेकिन एक ख़त्म होता है तो दूसरा आ जाता है, कोई ना कोई तो वायरसेस आते रहते हैं। ज़्यादातर म्यूटेशन जो होती है उसको ज़िंदा रहने के लिए एक वायरस को करनी है, कई बार उसकी इन्फेक्टिविटी कम ही होती है, अगर वो होता भी है तो सिम्टम उतने सीवियर नहीं करता है, और कई बार वो ज़्यादा इन्फेक्टिव हो जाता है, जैसे ओमिक्रॉन है वो इन्फेक्शन तो ज़्यादा कर लेता है कि सीवियरिटी कम हो गई है एज कम्पेयर टू डेल्टा। सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द व्हाट म्यूटेशन एंड वेयर इट हैज अकर्ड। जी, आपने बीच में बैक्टीरिया का नाम लिया, बैक्टीरिया और वायरस में क्या फ़र्क है? बहुत जेनरिक सी बात है पर मैं समझना चाहती हूँ। देखिए वायरसेस आर इवन स्मॉलर, बैक्टीरिया थोड़ा सा बड़ा होता है वायरस से, एंड वायरस की कोई सेल वॉल वगैरह नहीं होती है, सो दे वेरी वेरी स्मॉल। तो ये स्प्रेड ज़्यादा करते हैं बैक्टीरिया? दोनों कर सकते हैं, स्प्रेड दोनों कर सकते हैं, लेकिन वायरसेस आर वेरी वेरी स्मॉल, उनको मारना बहुत मुश्किल होता है। बैक्टीरिया को भी काफ़ी हद तक मारना मुश्किल है। बैक्टीरिया के लिए फिर भी एंटीबायोटिक्स हैं जो हम देते हैं। एंटीबायोटिक मीन अगेंस्ट बैक्टीरिया, नॉट एंटी वायरस, एंटीवायरस अगेंस्ट वायरस। कितने सारे वायरसेस हैं जिनके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। बैक्टीरिया के लिए फिर भी हमारे पास कोई ना कोई मेडिकेशन अंटिल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो। सो वो बैक्टीरिया थोड़ा से बड़े होते हैं, सेल वॉल होता है, लेकिन वायरसेस का इवन स्मॉलर, बोथ आर ऑलमोस्ट, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और वायरस मुझे लगता है ज़्यादातर जो है आपके लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यस बैक्टीरिया भी करता है। अब जैसे निमोनिया जो होता है, जैसे स्ट्रेप्टोनिमोनिया होता है, बैक्टीरिया करता है। सो बोथ ऑफ देम कैन इन्फेक्ट अस, बट वायरस बैक्टीरिया वायरस में बैक्टीरिया इज बिट बिगर इन साइज, एंड ऑफ कोर्स बोथ आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिखते कोई भी नहीं है, मेनली सिर्फ उसी में देखना है। और अनफॉर्चुनेटली वायरस की जो बहुत ज़्यादा वायरसेस के कल्चर भी नहीं हम कर पाते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता कौन सा वायरस है। बैक्टीरिया का काफ़ी हद तक हम कल्चर कर पाते हैं, हम पता बैक्टीरिया भी म्यूटेट करता है, सब म्यूटेट करते हैं, ये छोड़ेंगे नहीं हमें। अच्छा, आपने वैक्सीन की बात की थी, वैक्सीन को लेकर बहुत सवाल आए थे कि कौन सा टीका लगवाएं, क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, कुछ लोगों ने एक लगवाया बाकी नहीं लगवाए, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कोविड-19 की वैक्सीन किस तरह से काम करती है। देखो ये वैक्सीन भी मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि अगर किसी डिजीज़ को ख़त्म करना है तो उसमें वैक्सीन का बहुत ज़्यादा रोल होना चाहिए। हमने स्मॉल पॉक्स को भी ऐसे ख़त्म किया, हमने पोलियो को भी ऐसे ख़त्म किया। इसी तरह कोविड वैक्सीन जब आई थी तो बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन थी, और ज़रूरी भी है क्योंकि ये वैक्सीन बहुत जल्दी आ गई थी। नॉर्मली ये वैक्सीन बनाने में 10, 15, 20 साल लग जाते हैं, ये महीनों में बनानी थी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। वहाँ पे वायरस एक जंगल फायर की तरह आ रहा था, तो हमको जल्दी में वायरस वैक्सीन बनानी पड़ी थी, तो कुछ महीनों में तैयार करनी पड़ी। और नई तरह की वायरस बनी, mRNA वायरस बनी, जो US में मॉडर्ना ने और फाइजर ने बनाई। इंडिया हैड डन अ वेरी गुड वर्क। इंडिया में भी वायरसेस 16 जनवरी 2021 से जनवरी में ऐसे आई थी। मुझे अभी तक याद है कि 11 बजे आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड इट, और 11:01 में मैंने वैक्सीन लगा ली थी, क्योंकि आई वॉज बम्बार्डेड बाई दीज क्वेश्चंस कि हमको लगानी है नहीं लगानी, लगानी है नहीं लगानी। एंड आई वॉज हेडिंग द कोविड का, मैं वहाँ पे कर रहा था, पार्ट ऑफ इंचार्ज। सो मैंने कहा द बेस्ट वे टू आंसर देम इज गेट इट मायसेल्फ। सो मैंने सबसे पहले वैक्सीन लगाया था, दैट आंसर्ड द क्वेश्चन, वी हैव टू गो फॉर इट, वी हैव टू गो फॉर इट। नाउ ऑफ कोर्स एनी वैक्सीन कैन हैव देयर साइड इफेक्ट्स, 1 और 2 साइड इफेक्ट्स, कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते थे, पर क्या वो साइड इफेक्ट्स हमारे इतने बुरे हैं कि हम बीमारी से लड़ लें? पेंडेमिक वो बीमारी आ रही थी, हो सकता है हमें बीमारी से ना बचा पाए, बट डेफिनेटली उसको सिवियरिटी फॉर्म सेवियर फॉर्म जरूर बचा लेगा। इसलिए वी गॉट ऑल वैक्सीन एंड वी सपोर्टेड इट होल हार्टेडली। फर्स्ट डोज, उसके बाद सेकंड डोज, और उसके बाद वो भी चेंज होता रहा, पहले 6 महीने में देनी थी, 3 महीने में देनी थी, चेंज होता रहा, फिर बूस्टर डोज देनी थी। सो मेरी रिक्वेस्ट, एंड थ्रू यू एंड योर चैनल आई वुड ट्राई टू रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड फॉर वट एवर वैक्सीन आर अवेलेबल। सिर्फ कोविड नहीं, कोविड तो कर ही रहे हैं, बाकी जो भी वैक्सीनेशन हम बच्चों को देते हैं, बड़ों को भी देनी चाहिए। एडल्ट वैक्सीनेशन इज समथिंग जो हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कोविड वैक्सीन ने डेफिनेटली बहुत बचाया है पेशेंट्स को इन्फेक्शन से, और एटलीस्ट सिवियर फॉर्म होने से डेफिनेटली बचाया है। आपने अडल्ट वैक्सीनेशन की बात की, थोड़ा बता सकते हैं कि वो कौन से टीके हैं, वैक्सीनेशन हैं जो अडल्ट्स को लेने चाहिए और किस एज? सो देखो, एक निमोनिया की वैक्सीन भी आती है, हमको निमोनिया की वैक्सीन भी हमको लेनी चाहिए हर साल मेरे ख्याल से, क्योंकि वो भी म्यूटेट करता है निमोनिया। हर साल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है जो हमको लेनी चाहिए। निमोनिया की 2 वैक्सीन आती हैं इंडिया में भी, एक होती है जो 5 साल में लेते हैं और एक होती है जो लाइफ लॉन्ग लेते हैं, दोनों लेनी होती है।
और ये डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं और अवेलेबल है इंडिया में। इसी तरह शिंगल्स जो हो जाता है उस हर्पीस, उसके भी अब वैक्सीन आ गई है, उसकी भी लेनी चाहिए। तो ये सब वैक्सीन हैं एडल्ट में जो लेनी चाहिए, लेकिन अगेन दे पॉलिसीज़ हैं कि किन को लेनी चाहिए। एवरी को लेनी चाहिए कि 65 ईयर्स से अबव लेनी चाहिए। देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू डिस्कस, बट एडल्ट वैक्सीनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एज इम्पॉर्टेंट एज अ चाइल्डहुड वैक्सीनेशन। कोविड-19 को भी काफ़ी हद तक हमने काबू किया है, तो वैक्सीनेशन को मैं ज़रूर इसको शेयर दूँगा। क्या जिसने वैक्सीन ली है कोविड-19 की वो ये सोच ले कि अब तो मुझे कोविड नहीं होगा? नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि कोविड वैक्सीन का ज़रूरी नहीं कोविड से बचाएगा, लेकिन सीवियर फॉर्म से ज़रूर बचाएगा। बट दैट डजंट मीन कि आप इन्फेक्शन के लिए आप बाकी चीज़ें नहीं रखो, आप जंग के मैदान में निकल जाओ कि आओ कोरोना। हाँ, मतलब अब हेलमेट भी डालेंगे तो फिर भी बाइक आराम से चलाएं। ये नहीं कि अब मैं स्टंट करेंगे। तो इसीलिए अगर आपने वैक्सीन ली है, प्रिकॉशंस फिर भी लेनी है। जो हमारे कोविड प्रोटोकॉल है, जो 3 चीज़ें हमको कभी नहीं भूलनी है कि एक हैंड हाइजीन, एक सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क, ये 3 चीज़ें हमको नहीं भूलनी है। प्लस चौथी वैक्सीन, ये चारों लेके चलेंगे तो हमने काफ़ी हद तक कोविड को काबू कर लिया। जी, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने एक वैक्सीन ली, बूस्टर उनसे मिस हो गई और उसके बाद क्योंकि वेव जो थी वो हल्की हुई, केसेस कम आने शुरू हुए, तो उन्होंने अपनी बाकी की वैक्सीन नहीं ली। वो क्या करें अब? या दिस इज अ गुड क्वेश्चन और आंसर अगेन इसका थोड़ा सा चैलेंजिंग है, वो शुरू से लें। हाँ, हमारे लिए कभी मुश्किल है वो बताना, क्योंकि लेकिन है ना, कोविड हाई अभी नई चीज़ है। अब उसमें क्या है कि आप एक वैक्सीन लेते हैं, उसके बाद दूसरा लेते हैं, तो एक लेवल होता है, फिर उसको जैसे कम होता है हम तीसरा लेते हैं ताकि फिर वापस लेवल आ जाए। अब वो जब उस टाइम पे तो वैक्सीनेशन अवेलेबल थी, अब तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है वैक्सीन ज़्यादातर अवेलेबल भी नहीं है काफ़ी जगह। अब आप ढूंढने भी जाओगे तो आपको नहीं मिलती है वो, कि वो एक तरह से ख़त्म सी हो गई थी वैक्सीनेशन वाला। तो आपको कहीं गवर्नमेंट सेंटर में कहीं जाके पता करना पड़ेगा। उस टाइम पे तो आपको हर हॉस्पिटल में मिल रही थी दोनों वैक्सीन। जो हमारे पास शुरुआत हुई थी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों वैक्सीन आराम से मिल रही थी। अब लेवल देखना कोविड का कितना हमारा है, उसके बाद डिसाइड करना। अगेन पॉलिसी विल बी फाउंड बाय द गवर्नमेंट। आई थिंक दिस नीड्स लॉट ऑफ रिसर्च और लॉट ऑफ डिस्कशन। हम एक बार देख के, अभी प्रोटोकॉल में बारे में कुछ इसमें बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है, बट अगेन डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन इट एंड टॉक अबाउट इट। लेकिन जिनको नहीं लिया हुआ वैक्सीन वो लेंगे, लेना ज़रूर चाहिए। जी, 3 वैक्सीन हमारे नज़र में आई, एक थी स्पुतनिक, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तीनों में से सब में एक डाउट रहा कि कौन सी ली जाए। सबसे पहले कोविशील्ड जो आई थी वो बेसिकली रिकॉम्बिनेंट वायरस की वैक्सीन थी, जो सीरम इंस्टीट्यूट वालों ने बनाया था। उसके बाद कोवैक्सीन आई, जो भारत सीरम वालों ने बनाया था। ये पुराना टेक्निक से ही बनाया गया था, जो पहले की बाकी टेक्निक से चल रहा है। ये डेड वायरस की होती है। फिर स्पुतनिक आई, जो रशियन और इनके साथ कोलैबोरेशन बनाई थी। तीनों वैक्सीन अच्छी थी, किसी में कोई कमी नहीं थी। सभी का अपना प्लस एंड माइनस पॉइंट था, एंड डेफिनेटली वी रिकमेंडेड जो भी मिल जाए ज़रूर लगानी चाहिए। वो वैक्सीन कोई भी हो, वैक्सीन अच्छी। अब जो बाहर mRNA वायरस बनी थी जो US में थे, और आई थिंक उनमें तो अभी तक 5th बूस्टर 6th बूस्टर चल रहा है, वो तो लगा ही रहे। क्योंकि सबसे ज़्यादा मार भी उन्हीं को पड़ी थी, तो उनकी तरफ से ये प्रिकॉशन होना बहुत ज़रूरी है। मार सबको पड़ी, हाँ। हमारे को भी पड़ी, यूरोप को भी पड़ी, क्योंकि अगर आप देखो तो आपको पता चलता था कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, लोग जगह रास्ते में पड़े हैं। इंडिया में तो हमने देखा लोग कारों में सिलेंडर में ऑक्सीजन लगा के बैठे हैं। इट वाज अ टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। आपने कहा कि सबके अपने माइनस पॉइंट्स भी हैं सब वैक्सीन्स के। हार्ट अटैक के केसेस आजकल यूथ में, यंग बच्चों में भी देखने को मिल रहे हैं, तो घूम फिर कर कई बार बात ना कोविड की वैक्सीन पर आ जाती है कि इस वैक्सीन के बाद ये हुआ है कि हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं। तो ये कहना ठीक है क्या? वाकई ये क्लॉटिंग की भी एक बार न्यूज़ आई थी कि कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनसे क्लॉटिंग हुई है, तो वो फिर हार्ट के लिए रिस्क होगा। तो क्या कुछ इस तरह के मामले वाकई कोविड वैक्सीन की वजह से रहे? दीज अगर आप कोविड के बीमारी के बारे में भी देखेंगे तो दैट ऑल्सो कॉज इंक्रीज इन क्लॉटिंग करता था, और कोविड बीमारी को भी। इसलिए हम उनमें कई बार ब्लड थिनर भी लंबा देते थे कि हम ताकि क्लॉट ना करें, और हम इनका डी डायमर यानी कि देखने के लिए कोएगुलेबल स्टेट के लिए हम टेस्ट कराते थे, और साथ में एक ब्लड थिनर भी देते थे। अब कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद कुछ सिम्टम्स आए, कुछ दिनों के बाद कईयों की अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हुई है, यंग पेशेंट्स की, यंग, आई वोंट इवन कॉल देम पेशेंट, यंग लोगों की।
अब वो कोविड की वैक्सीन से हुआ है या वैसे कोई प्रॉब्लम हुई है, बड़ा डिफ़िकल्ट है रिलेट करना। अब डेथ तो कोविड से भी हुई है, किसी को कोविड प्रॉब्लम हुई, कोविड के उसका घर चले गए और सडनली उनको, वी हैव सो मेनी पेशेंट्स, वो गए कोविड से रिकवर करे, वेरी हैप्पी, एंड सडनली दे हैड हार्ट अटैक हुआ और पेशेंट डाइड आफ्टर 1 वीक और 10 डेज कोविड के बाद। अब वैक्सीन तो उस टाइम लगी नहीं थी, उन दिनों की बात थी, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। कोविड हैज़ रियली परप्लेक्स, अभी तक हमें समझ नहीं आया पूरी तरह से कोविड ने क्या किया, आगे क्या करेगा, क्योंकि हम जितना उसको कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए, कुछ हद तक समझते हैं, लेकिन 100% अभी भी नहीं हम कह सकते नहीं डेफिनेटली वो आया कैसे, हुआ कैसे था, क्यों आया था, वॉज इट अ मैन मेड और इट वॉज अ नेचुरल, बहुत थ्योरीज हैं। सो वी आर स्टिल चैलेंजिंग विच इज़ द बेस्ट। राइट, आखिरी सवाल मैं लूँगी आपसे, क्योंकि हम महामारी की बात कर रहे हैं, डर की बात कर रहे हैं, तो एक हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कोविड अब एक महामारी के रूप में दोबारा आ सकता है, क्या वो इतना मजबूत है? आई होप नॉट एंड आई विश नॉट, क्योंकि ये जो कोविड अब आया है ये नंबर ज़्यादा है लेकिन सीवियर फॉर्म नहीं आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम वैक्सीन लेते हैं और जब सबको कोविड होता है तो इम्यूनिटी बनती है, जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी होती है जो सारे लोगों में एक इम्यूनिटी होती है जो बचाता है कि वायरस को भागने में, तो वो हर्ड इम्यूनिटी कहीं ना कहीं हम सब में है, जो पहले नहीं थी, कोई आए पहली बार तक कोविड, सो कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट करेगी इसको फिर से महामारी बनने में। नंबर 3, क्योंकि ये वायरस थोड़ा सा उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा, कंपैरेटिवली कमज़ोर लग रहा है, ठीक है इन्फेक्ट तो कर रहा है, लेकिन क्या वो उतना कर पाएगा कि नहीं पाएगा इन्फेक्शन के लिए, वी डोंट नो। बट क्योंकि हमारे सारे पेशेंट ज़्यादातर ठीक हो रहे हैं, और प्लस हमने अपनी गलतियों से सीखा है, हमने सीखा है कि हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का कितना ज़रूरी है। 2019 के पहले अगर आप मास्क लगा के जाते थे तो लोग कहते थे पता नहीं क्या हो गया इसको, उसके बाद से हमने मास्क लगा के अगर आप सोसाइटी में मूव करते हो तो नो वन फील्स स्ट्रेंज, आपको डाउट होता है कि मुझे भी लगाना है क्या, एंड दे आर हैप्पी ओके यार लगाना है। तब तक पहले तो कई लोग तो जस्ट हम क्या लगाएंगे तो कैसे लगेंगे, अब तो लगता है कि नहीं लगाएगा तो कैसे लगेंगे। तो मास्क हैज रियली टॉट अस, तो कुछ अच्छे हमने प्रोटोकॉल्स हमने बनाए हैं। हैंड हाइजीन है, कफ हाइजीन है, कफ हो रहा है तो कीप एन हैंकरचीफ या मुँह पे अपना टिश्यू रखें, या एकदम से आगे कुछ नहीं है तो कम से कम ऐसे कफ कर लें, को हाथ मिलाने से पहले एक बार देख लें किसी को कफ तो नहीं है, मिलाया भी है तो कोई बात नहीं, गो एंड वॉश योर हैंड्स। हर जगह हैंड जरूरी नहीं है कि सैनिटाइजर हो, इवन सोप के साथ और साबुन के साथ और वाटर के साथ 30 सेकंड धो लें तो गुड इनफ। सो ये चीज़ें हमको काफ़ी कुछ सिखा दी है, तो महामारी के चांसेस बहुत कम है। पैनिक नहीं करना, प्रिकॉशंस पूरी रखनी है, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। जी शुक्रिया डॉक्टर। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर संदीप नायर। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं अनीता शर्मा आपसे जल्द ही फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और NDTV इंडिया देखते रहें।